फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के अंत में यूरोप में हुआ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन था। यह एक बहुत ही हिंसक दौर था जिसमें पुरानी व्यवस्था को गिराकर एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस नई व्यवस्था में बुर्जुआ वर्ग, जिसे कई बार आम जनता का समर्थन भी मिला, प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया। आइए देखते हैं कि इस क्रांति को शुरू करने वाले कारण क्या थे। यह 18वीं सदी का समय था और हम फ्रांस में हैं। उस समय समाज में विचारों की जो धारा चल रही थी उसे प्रबोधन कहा जाता है। वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों के विचारों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने तर्क दिया कि मानव अज्ञान, अज्ञानता, अंधविश्वास और अत्याचार के खिलाफ लड़ सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है। ये विचार अमीर लोगों के घरों में होने वाली बैठकों के माध्यम से फैलते थे। इन बैठकों में बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता था, जहां दर्शन, राजनीति और साहित्य पर चर्चा होती थी। एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी जाती थी। ये किताबें डिड्रो और डी एलम्बर्ट की पहल थी, जिनमें क्रमिक रूप से कई प्रकाशन हुए। इसमें अनेक सहयोगी लेखकों ने हजारों लेख लिखे जो प्रबुद्ध विचारधारा और ज्ञान को दर्शाते थे। एनसाइक्लोपीडिया ने मौजूदा व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करने में योगदान दिया। एक ऐसी शिक्षित समाज जो एक ऐसा शिक्षित समाज जो खुद सोच सके, वही पुरानी व्यवस्था के अंत को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका था। तर्क, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत फ्रांसीसी लोगों की मानसिकता में डाले गए और सिर्फ फ्रांसीसी ही नहीं, ये प्रबोधन के विचार पूरे यूरोप और उसके उपनिवेशों में फैल गए। समुद्र के उस पार इन्हीं प्रबोधन विचारों ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड में स्वतंत्रता पाने की प्रेरणा दी। 4 जुलाई 1776 को उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस समय फ्रांस एक निरंकुश राजशाही के अधीन था। राजा लुई 16 शासन कर रहा था और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट थी। इस शासन की नींव राजा और कुलीन वर्ग की शक्ति पर टिकी थी। राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लगातार सैन्य खर्च और खराब फैसलों ने एक गंभीर सामाजिक संकट पैदा कर दिया था। लोग भूखे मर रहे थे, जबकि राजा और कुलीन वर्ग ऐशो आराम और फिजूल खर्ची में लगे हुए थे और जनता से उल्टा सीधा टैक्स वसूल रहे थे। इससे राज्य का कर बढ़ता गया। प्रबोधन के विचार और सामाजिक असंतोष दोनों ने मिलकर क्रांति के लिए एक आदर्श वातावरण बना दिया। लेकिन उससे पहले आइए देखें कि फ्रांसीसी समाज किस तरह विभाजित था। फ्रांसीसी समाज 3 सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। पहला स्टेट था चर्च। यह टैक्स नहीं देता था। यह किसानों से दशमांश लेता था, यानी उसकी फसल का 10वां हिस्सा। शादी, जन्म और मृत्यु को वैध करने का अधिकार सिर्फ चर्च के पास था। शिक्षा भी चर्च के नियंत्रण में थी। दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग। ये जमींदार थे और ये भी टैक्स नहीं देते थे। किसान इन्हें कर देते थे और अपनी फसल सिर्फ इन्हीं को बेच सकते थे। यह जीवन भर चलने वाली एक तरह की बंधुआ व्यवस्था थी। पहला और दूसरा स्टेट यानी पादरी और कुलीन कुल मिलाकर आबादी का लगभग 3% थे। तीसरा स्टेट बाकी 97% आबादी से बना था। इसमें बहुत विविधता थी। एक ओर थे बुर्जुआ वर्ग, अमीर व्यापारी, बैंकर, डॉक्टर, वकील, कारीगर और छोटे व्यापारी। दूसरी ओर थे किसान, छोटे जमींधारक, किराएदार और दिहाड़ी मजदूर। तीसरे स्टेट के पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, फिर भी वही सारे टैक्स देता था, सबसे ज्यादा काम करता था और उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। बुर्जुआ वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी ताकि वह एक केंद्रीकृत राज्य चला सके,
जो उसकी उसके जैसा कि इंग्लैंड में हो रहा था। अब चलिए पेरिस लौटते हैं। जीवित रहने की कठिन परिस्थितियों ने दंगे भड़का दिए। लोग भूख की शिकायत लेकर अपने अधिकारियों के पास गए। इसी दौरान एक अफवाह फैली कि रानी ने कहा था, अगर उन्हें रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। यह बात बहुत भड़काऊ साबित हुई। बढ़ते बजट घाटे को संभालने के लिए राजा ने राज्य को दिवालिया घोषित कर दिया और 1788 में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। यह एक मध्ययुगीन संसद थी जो पिछले 174 वर्षों से नहीं बुलाई गई थी। इस सभा में कुलीन वर्ग, पादरी और जनता के प्रतिनिधि शामिल थे। करीब 1200 प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें से आधे पहले दो स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते थे और आधे तीसरे स्टेट का, जिसने अपनी संख्या दोगुनी करवा ली थी। पहली बैठक की अध्यक्षता राजा लुई 16 ने की। कुलीन और पादरी चाहते थे कि वोट स्टेट के आधार पर हो, जिससे उन्हें बिना बहुमत की चिंता किए जीत मिल जाती। तीसरे स्टेट ने प्रति व्यक्ति को वोट की मांग की ताकि मतदान में समानता हो और बहस संभव हो सके। पहले दो स्टेट्स ने इनकार कर दिया और किसी भी वोट को रोक दिया। इसके जवाब में तीसरे स्टेट ने कुछ स्वतंत्र सोच वाले कुलीनों और पादरियों को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। दो कुलीन और 149 पादरी उनके साथ आ गए। इस क्रांतिकारी कदम से घबराकर राजा ने सभा कक्ष बंद करवा दिया और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों को प्रवेश से रोक दिया। तब तीसरे स्टेट ने खुद को फ्रांस की जनता का सच्चा प्रतिनिधि घोषित करते हुए एक नई सभा बनाने का फैसला किया। वे वर्साई के टेनिस कोर्ट में मिले। इस सभा का नाम रखा गया राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। उन्होंने शपथ ली कि जब तक फ्रांस का संविधान नहीं बन जाता, वे एकजुट रहेंगे। राजा ने इस सभा को भंग करने की कोशिश की। तभी मिरावो ने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा, हम यहाँ जनता की इच्छा से हैं और केवल संगीनों की ताकत से ही जाएंगे। बास्तिल पर हमला। 14 जुलाई को पेरिस की जनता सड़कों पर उतर आई। उन्हें डर था कि शाही सैनिक उनके प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने बास्तिल किले पर हमला कर दिया। यह किला निरंकुश राजाशाही का प्रतीक था और लुई 16 की दमन योजना का एक रणनीतिक केंद्र भी था। बास्तिल की तोपें मजदूर इलाकों की ओर तनी हुई थी। 4 घंटे की लड़ाई के बाद विद्रोहियों ने जेल पर कब्जा कर लिया। वे सिटी हॉल लौटे। भीड़ ने जेल के गवर्नर पर देशद्रोह का आरोप लगाया। उसे चाकू मारकर गोली मार दी गई। उसका सिर काटकर भाले पर टांग दिया गया। सिरों को भाले पर टांगकर दिखाने की परंपरा क्रांति के दौरान आम हो गई। बास्तिल पर हमले ने कट्टरपंथियों और पेरिस की जनता में आत्मविश्वास भर दिया। यह आत्मविश्वास प्रेस में दिखाई देने लगा। डॉक्टर जीन पॉल मरात, जिन्होंने एक बहुत लोकप्रिय अखबार शुरू किया था, क्रांति की आवाज बन गए और मजदूर वर्ग के नेता जैसे बन गए। अमीरों पर उनके लगातार हमलों के कारण राजा को झुकना पड़ा और कुलीन तथा पादरियों को नई सभा में शामिल होने का निमंत्रण देना पड़ा। सभा ने अपना नाम रखा राष्ट्रीय संविधान सभा। इस सभा ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, सामंती व्यवस्था का अंत, चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण, पादरियों का नागरिक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान का निर्माण। यही पहली बार दाएं और बाएं विचारधाराओं की पहचान बनी। दाएं बैठते थे संसदीय राजशाही समर्थक, बाएं बैठते थे गणराज्य समर्थक।